जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई करते होंगे। तो बच्चों, आइए आज हम मैथिली शरणगुप्त जी को पढ़ते हैं। हमने पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को पढ़ा है बच्चों। ये आपके साहित्य हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों सिलेबस के पाठ्यक्रम का हिस्सा है बच्चों, इसलिए हम पहले यहाँ से ही प्रारंभ कर रहे हैं। तो पहला लेक्चर हमारा पाठ नंबर अध्याय नंबर 3 था अयोध्या सिंह उपाध्याय का। और अब ये दूसरा जो कि चौथा लेक्चर यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, ये मैथिली शरण गुप्त जी हैं बच्चों। ये बहुत महान वैज्ञानिक, बहुत ही महान कवि हैं बच्चों। आइए इनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। इनका साहित्यिक परिचय पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम इनके बारे में विस्तार से समझेंगे। बच्चों, ये लेखक हमको साहित्य परिचय के रूप में आएंगे प्रश्न में। तो इसमें ये मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों। ये देखिए, ये आपका मेन इम्पोर्टेंट पार्ट में है। ये इसको आप अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। जिसके पास बुक है वो भी कॉपी में उतार लें, तो जिसके पास बुक नहीं है वो तो अवश्य कॉपी में उतारें। कॉपी में उतारने के बाद बच्चों क्या होगा, क्योंकि बुक तो बहुत मोटी होती है और कॉपी में हमको कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट चीज़ें जो कि हमको याद करना आवश्यक है और उसका बार बार रिवीजन करना है, इसलिए हम कॉपी में रखते हैं और उसको बार बार हर सुबह शाम पन्ना पलटते रहना चाहिए और इसीलिए कॉपी बनाया जाता है अपने हैंड राइटिंग में। तो बच्चों, आइए हम इनके साहित्य परिचय के बारे में सबसे पहले ये जो इम्पोर्टेंट है इस यहाँ से चर्चा प्रारंभ करते हैं, फिर इनके आगे रचनाएं और विस्तार से और सारी चीज़ें विस्तार से जानेंगे। तो बच्चों आइए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पाठ्यक्रम है, जिसमें गद्य पद्य पाठ, संस्कृत और व्याकरण, एकांकी हो गया, निबंध हो गया, संस्करण हो गया और संस्मरण, और ये सब इस तरह से जो सारी चीज़ें हैं मैं एक एक करके आपको निरंतर पढ़ाते जाएंगे बच्चों। हम आपको परीक्षा तक सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे। ये हमारा स्वयं से, हमने अपने स्वयं से वो वादा किया है बच्चों कि हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे परीक्षा से पहले, और परीक्षा के रहते ही 1 महीना पहले हम सारी चीज़ें कंप्लीट कराएंगे। हो सकेगा बच्चों तो हम एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि सिलेबस थोड़ा ब्रॉड है, आपका बड़ा है। तो हम कोशिश करेंगे, अभी तो हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम और आगे प्रयास करेंगे कि और मैक्सिमम हम आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें, जिससे आपका पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाए, प्लस समय भी रहे, जिससे कि आप बार बार प्रश्न उत्तर के माध्यम से प्रैक्टिस कर सकें। तो आइए बच्चों, अब हम साहित्य परिचय प्रारंभ करते हैं मैथिली शरणगुप्त जी का। इनका जन्म बच्चों 3 अगस्त सन 1886। अब ये जो आपका 3 अगस्त सन 1886 है ना बच्चों, इसको आपको एकदम बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। 3 अगस्त सन 1886, 3 अगस्त 1886। गुप्त जी का जन्म 1886 में हुआ है, 3 अगस्त 1886 में हुआ है। इस प्रकार से आपको रिवाइज करते रहना है बच्चों। इनका जन्म जो है चिरगांव झांसी, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पड़ता है। और इनके जो पिता हैं सेठ रामचंद्र गुप्त। और इनकी मुख्य रचनाएं बच्चों, ये जो साकेत है, यहाँ से आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, कैकेयी का अनुताप, वहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। और भारत भारती है, यशोधरा है, और द्वापर और पंचवटी सिद्धराज, इस प्रकार से इनकी और सारी अन्य रचनाएं हैं बच्चों। इनकी जो शिक्षा हुई है बच्चों, ये घर ही पर हुई है। शिक्षा कैसी हुई है? घर ही पे हुई है, अर्थात इन्होंने ज़्यादातर स्वाध्याय किया ही होगा बच्चों। स्वयं अध्ययन से बहुत चीज़ें हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होती, हमारा जो ब्रेन है वो शार्प होता है, तेज होता है, बुद्धि तेज होने लगती है, इसलिए हमको स्वयं अध्ययन भी करना चाहिए। भाषा इनकी कैसी है तो बच्चों देखिए, खड़ी बोली है, सरल सुसंगठित है, प्रसाद तथा ओज गुण है इसमें बच्चों। इसमें गुण कैसा है तो ओजपूर्ण है, वीरपूर्ण है, वीरता भी दिखाई गई है इसमें। और इनकी शैली कैसी है बच्चों तो उपदेशात्मक शैली है, प्रबंधात्मक भी है, और नीत शैली है और विवरणात्मक शैली। इस प्रकार से कई प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया है अपने पद्यों और गद्यों में। अब बच्चों आइए इनकी मृत्यु को, ये 12 दिसंबर सन 1964 को इस संसार को छोड़ के विदा कर लेते हैं।
तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको याद करना होगा। माता पिता, जन्म स्थान, जन्म और मृत्यु, प्रमुख रचनाएं, शैली और भाषा, ये सब चीज़ें आपको याद करना होगा बच्चों। आइए अब हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। बच्चों ये हमने आपके बुक से ही लिया है, कहीं अलग से नहीं है, बस इसको आपको फोकस करके पढ़ना है। 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी। प्लस इनका जो ये फ्लो चार्ट है, इसको आपको बार बार रिपीट करते रहना है। आप बहुत ही अच्छा मार्क्स से 90+ मार्क आप पास करेंगे बच्चों। अगर निरंतर लगे रहे, हमारे साथ आप जुड़े रहे, तो हम आपको 95+ मार्क्स से पास करवाएंगे। तो आइए बच्चों, हम चलते हैं अब मैथिली शरण गुप्त के बारे में विस्तार से जानते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है बच्चों छिरगांव में हुआ था, जो कि जिला झांसी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। 3 अगस्त 1886 को हुआ है बच्चों। अब ये बार बार क्लिक करेगा, 3 अगस्त 1886, 3 अगस्त 1886। बच्चों अगर इनका साहित्यिक परिचय ना आया तो ऐसे भी 1 नंबर का ऑप्शनल टाइप कर दे देगा कि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहाँ हुआ है। अब आपको ऑप्शन में दे देगा 3 अगस्त 1886, 5 अगस्त 1885, इस तरह से अलग अलग डेट दे देंगे। लेकिन जब आप बार बार रिवाइज किए रहेंगे तो ये आपके दिमाग में बने रहेगा। आगे बच्चों, काव्य रचना। काव्य रचना की ओर बाल्यावस्था से ही इनका झुकाव था। क्या था बच्चों? झुकाव था, अर्थात इनका बड़ा ही इंटरेस्ट था किस साइड में? पद्य की तरफ। ये द्विवेदी काल के, हाँ बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके कि ये किस काल के, मैथिली शरण गुप्त किस काल के कवि थे? तो बच्चों ये द्विवेदी काल के कवि थे और ये सर्वाधिक लोकप्रिय कवि भी थे। और महात्मा गांधी के साथ, ये देखिए बच्चों, महात्मा गांधी के साथ स्वाधीनता आंदोलन में भाग भी लिया था इन्होंने, और ये जेल भी गए थे बच्चों। और उस संघर्ष में ये जेल भी गए थे। और उसके बाद में गुप्त जी की जो प्रारंभिक रचनाएं हैं वो कलकत्ता से एक जो वैश्योपकारक ये थी परिस्था, तो वहां से प्रकाशित होता था बच्चों। बाद में इनका जो परिचय है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से हो जाता है। और फिर इनकी जो कविताएं हैं सरस्वती में प्रकाशित होने लगती हैं। जो आचार्य महाप्रसाद द्विवेदी जी जिसका कार्यभार संभालते हैं सरस्वती का, तो यहाँ से बच्चों फिर प्रकाशित होने लगती हैं इनकी कविताएं, किनकी? मैथिली शरण गुप्त की। आगे बच्चों, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से इन्होंने हिंदी काव्य की नवीन धारा को पुष्ट कर और उसमें अपना विशेष स्थान बना लिया बच्चों। इनकी जो कविता है वो कैसी थी? इनकी कविता बच्चों, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है। देखिए, देश भक्ति एवं राष्ट्र प्रेम की व्यंजना के प्रमुख जो थे, प्रमुख होने के कारण हिंदी संसार में इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली। राष्ट्र कवि के नाम से सम्मानित भी हुए। आगे बच्चों, गुप्त जी की जो साकेत महाकाव्य है वो हिंदी सम्मेलन द्वारा, किसके द्वारा? हिंदी सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक, जो कि हिंदी साहित्य में सर्वोच्च सम्मान है, उससे इन्हें सम्मानित किया गया। आगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इन्हें डी.लिट की मानद उपाधि भी प्राप्त हुई। और उसके बाद साहित्य सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया बच्चों। ये भारत का अपने दूसरा, क्या कहते हैं, और दूसरा सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान में आता है बच्चों। तो ये 2 बार राज्यसभा में भी, देखिए बच्चों यहाँ भी, ये भी देखिए इनकी उपाधि है, इनके जो परिश्रम के, इनकी समझ लीजिए कमाई है। राज्यसभा में भी ये 2 बार मनोनीत हुए बच्चों। आगे फिर भारती का ये जो साधक अर्थात मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इन्होंने विदा ले ली इस संसार से। कब? 12 दिसंबर 1964 को बच्चों। 12 दिसंबर 1964 को ये संसार से विदा ले लिए बच्चों। तो ये सारी चीज़ें आपको स्मरण करने योग्य है और इसको स्मरण करना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा आपको। सफलता का बच्चों अध्ययन के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई भी विकल्प नहीं है। अगर आपको सफल होना है, अपने माता पिता, अपने घर परिवार के लिए और स्वयं के लिए कुछ करना है, स्वयं को इस समाज में प्रतिष्ठित करना है, एक मान सम्मान का जीवन व्यतीत करना है, तो अध्ययन के अलावा इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं है बच्चों। आइए फिर
आगे इनके बारे में जानते हैं। ये रचना संपदा विशाल है। गुप्त जी जो हैं ये रचना संपदा के विशाल हैं। इनकी जो प्रथम पुस्तक है बच्चों रंग में भंग, ये रंग में भंग, देखिए बच्चों ये 1909 में प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? तो 1909 में प्रकाशित हुई थी। लेकिन बच्चों इनको जो ख्याति प्रसिद्धि जो प्राप्त हुई वो भारत भारती 1912 से, जो 1912 में जो प्रकाशित हुई उससे इनको ख्याति प्राप्त हुई बच्चों। देखिए ये 1912। और इनकी विशेष ख्याति रामचरितमानस से, रामचरितमानस से पर आधारित जो साकेत है बच्चों, जो रामचरितमानस पर आधारित साकेत है जिसको जो आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे भी, तो उनसे इनको ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई बच्चों। अब इनकी और अन्य रचनाएं जैसे हैं जयद्रथ वध, भारत भारती, अनघ, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, जय भारत, विष्णुप्रिया, झनकार, तिरपथगा आदि। गुप्त जी की जो अन्य प्रसिद्ध कृतियां हैं बच्चों, ये यशोधरा एक, हाँ ये बच्चों ये यशोधरा है। यशोधरा कैसी काव्य है बच्चों? तो ये यशोधरा, यशोधरा के बारे में जान लीजिए बच्चों। ये कि चंपू काव्य है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चंपू काव्य का क्या होता है, एक नया शब्द मिला है। तो बच्चों ये चंपू काव्य होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का समावेश हो, उसे चंपू काव्य कहते हैं बच्चों। जिसमें गुप्त जी ने महात्मा बुद्ध के चरित्र का वर्णन किया है। चंपू काव्य में सॉरी बच्चों, यशोधरा में किसका वर्णन है? तो गुप्त जी लेखक गुप्त जी जो है महात्मा बुद्ध की पत्नी के बारे में वर्णन किए हैं, महात्मा बुद्ध के बारे में वर्णन किए हैं बच्चों। आगे गुप्त जी का जो पहला काव्य संग्रह है वो भारत भारती है। काव्य संग्रह अर्थात बच्चों छोटे छोटे काव्य इनका जो भारत भारती शीर्षक से प्रकाशित हुआ है, उसमें इस भारत भारती में बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, काव्य संग्रह हैं, काव्य हैं। आगे बच्चों जिसमें भारत की कुदशा अर्थात दुर्दशा का बयान हुआ है। माइकल मधुसूदन की वीरांगना को, बिरहड़ी ब्रजांगना को, मेघनाथ वध और नवीन चंद के पलासीर युद्ध को, नवीन चंद के पलासीर युद्ध का जो इन्होंने अच्छे पद्य में अर्थात पद्य में अनुवाद किया है बच्चों। इन सब चीजों को, इन सब का जो अनुवाद किया है उन्होंने पद में किया है। आगे चलें बच्चों। देश के कालक्रम अनुसार बदलती भावनाओं तथा विचारों की अपनी रचना में स्थान देने की क्षमता इनमें विशेष रही है। छायावाद के आगमन के साथ ही गुप्त जी की जो कविता में भी लाक्षणिक वैचित्र और मनोभावों की सूक्ष्मता का मार्मिकता आ गई है बच्चों, क्योंकि ये छायावाद के पहले के कवि हैं, द्विवेदी के कवि हैं बच्चों। तो अभी आगे फिर छायावाद आएगा जिसमें जयशंकर प्रसाद हो गए, निराला हो गए, सुमित्रानंदन पंत हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, ये सब इसके आधार स्तंभ है छायावाद के। तो आगे देखिए बच्चों गुप्त जी का जो झुकाव है वो गीत काव्य की ओर हुआ है। प्रबंध काव्य के भीतर ही गीत काव्य का समावेश है करके गुप्त जी ने भाव सौंदर्य के मार्मिक स्थलों से परिपूर्ण यशोधरा और साकेत जैसे उत्कृष्ट महाकाव्य को सृजित किया है बच्चों। और ये गुप्त जी की काव्य जो है गुप्त के जो काव्य की ये प्रधान विशेषता है कि वो कैसे हैं, गीत काव्य में है। कैसे हैं बच्चों? तो ये गीत काव्य के तत्वों में आते हैं। आगे थोड़ा सा और है बच्चों, धैर्य बना के इसको सुनिए, ये बहुत जरूरी है। आप स्पीड बढ़ा के फटाफट सुनिएगा, 2-3 बार सुन लीजिएगा, आपके मन मस्तिष्क में चीजें बैठेंगी और बीच बीच में जब आप रिवीजन करते रहेंगे इनके फ्लो चार्ट को, फिर आपको बहुत आसानी होगी बच्चों। देखिए धैर्य बना के आप सुनते रहिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सरसता आई है और प्रबंध की धारा की उपेक्षा नहीं की है इन्होंने। और फिर गुप्त जी ने कवित्व के विकास के साथ इनकी जो भाषा है बहुत परिमार्जन हुआ है। धीरे धीरे लाक्षणिकता, संगीत, लय तत्वों का प्राधान्य हो गया है। और गुप्त जी जो है राष्ट्र प्रेमी गुप्त जी की कविता जो है, इनका जो राष्ट्र प्रेमी जो गुप्त जी की कविता का जो प्रमुख स्वर है बच्चों वो राष्ट्र प्रेमी है। आपके इनकी कविता जो पढ़ेंगे तब उसमें आपको राष्ट्र के प्रति प्रेम झलकेगा।
आगे बच्चों, भारत भारती में प्राचीन भारतीय संस्कृति का चित्रण है बच्चों। इस रचना में व्यक्ति स्वदेश प्रेम ही परवर्ती अर्थात आने वाली रचनाओं में राष्ट्र प्रेम और नवीन राष्ट्रीय भावनाओं में परिणित हो गया है। इनकी जो कविता में आज की जो समस्याओं और विचारों के स्पष्ट दर्शन होते हैं बच्चों। गांधीवाद तथा कहीं कहीं आर्य समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा है। अपने काव्यों की कथा वस्तु गुप्त जी ने आज के जीवन से लेकर प्राचीन इतिहास अथवा गुणों से ली है। ये अतीत गौरव और गाथाओं को वर्तमान जीवन के लिए मानवतावादी और नैतिक प्रेरणा देने के उद्देश्य से ही अपनाए हैं। आगे बच्चों, गुप्त जी की जो चरित्र कल्पना में कहीं भी अलौकिकता के स्थान नहीं है। ये सारे चरित्र मानव हैं, अर्थात कहीं कोई भगवान नहीं माने हैं, ये सभी चरित्र को मानव माने हैं। उनमें जो देव हैं या दानव हैं, कोई ना देव है इनमें और ना ही कोई दानव है। ये श्री राम जी, श्री कृष्ण, गौतम बुद्ध आदि सभी प्राचीन जो चिरकाल के से हैं, ये हमारी श्रद्धा प्राप्त करने के किए हुए पात्र हैं। मतलब हम इनके प्रति हमारे अंदर श्रद्धा है, ये ऐसा मानते हैं। और फिर कहते हैं इसीलिए वह जीवन प्रेरणा और स्फूर्ति प्रदान करते हैं। कौन? ये जैसे श्री राम जी हो गए, श्री कृष्ण, गौतम, ये सब हमारे जीवन को प्रेरणादायक हैं और हमें बलवान करते हैं, मतलब ओज प्रोत करते हैं, स्फूर्ति हमारे अंदर बढ़ाते हैं, बल प्रदान करते हैं। साकेत के राम ईश्वर होते हुए भी तुलसी की भांति आराध्य नहीं है, अर्थात इनको सामान्य मानव की तरह इन्होंने विचार करके कहा है। हमारे ही बीच में एक व्यक्ति के रूप में इन्होंने माना है बच्चों। आगे नारी के प्रति, अब आइए बच्चों, नारी के प्रति इनकी कैसी भावना रही ये भी देख लेते हैं। नारी के प्रति गुप्त जी की जो भावना है वो सहानुभूति और करुणा से आप्लावित है। और यशोधरा, उर्मिला, कैकेयी और क्या कहते हैं विद्रता, रानक दे आदि जो नारियां हैं वो गुप्त जी की महत्वपूर्ण सृष्टि हैं। साकेत में उर्मिला, यशोधरा में गौतम पत्नी यशोधरा को भारतीय नारी जीवन के आदर्श की प्रतिमाएं बताते हुए उनकी त्याग भावना एवं करुणा को बड़े ही सरल एवं सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है बच्चों। इनकी जो 2 पंक्तियां हैं वो हिंदी काव्य में अमर कोश के रूप में उपस्थित हैं बच्चों। देखिए, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। देखिए कितना सुंदर पंक्ति है बच्चों नारी के प्रति इनकी। आगे थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं बच्चों, थोड़ा सा आइए। गुप्त जी की जो भाव व्यंजना है बच्चों सर्वत्र ही जीवन की गंभीर अनुभूति का दर्शन कराते हैं। इन्होंने कल्पना का आश्रय तो लिया है, पर इनके जो भाव हैं कहीं भी मानव की स्वाभाविकता का अतिक्रमण नहीं करते हैं। मतलब कल्पना में इतना अधिक नहीं डूब गए हैं कि अतिक्रमण हो जाए। इनके काव्य में सीधी और सरल भाषा इतनी सुंदर और भाव व्यंजना हो जाने का एकमात्र कारण जीवन की गंभीर अनुभूति है, जीवन के प्रति इनकी गहरी विचारधारा है। और गुप्त जी खड़ी बोली को हिंदी काव्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने वाले समर्थ कवि के रूप में विशेष महत्व रखते हैं बच्चों। सरल शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली में कविता करके इन्होंने ब्रज भाषा के स्थान पर उसे समर्थ काव्य भाषा सिद्ध कर दिया। स्थान स्थान पर लोकोक्तियां मुहावरों के प्रयोग से इनकी जो काव्य भाषा है बच्चों वो जीवंत हो रही है। काव्य भाषा, ये देखिए काव्य भाषा और भी जीवंत हो उठी है। प्राचीन और नवीन सभी प्रकार के अलंकारों का गुप्त जी अपने काव्य में भाव सौंदर्य वर्धक स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार के प्रचलित छंदों में इन्होंने काव्य रचना की है। आगे बच्चों गुप्त जी के बारे में अंतिम पंक्ति देख लेते हैं, अंतिम गद्य। गुप्त जी योगीन चेतना और इसके विकसित होते हुए भी रूप के प्रति सजग थे। इसकी स्पष्ट झलक बच्चों इनके काव्य में मिलती है। राष्ट्र की आत्मा को वाणी देने के कारण ये राष्ट्र कवि भी कहलाए बच्चों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपका समझ लीजिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
कि मैथिली शरण गुप्त किसे राष्ट्र कवि की उपाधि मिली है, तो मैथिली शरण गुप्त आपके सही आंसर में रहेंगे। आगे बच्चों, और आधुनिक आधुनिक जो हिंदी काव्य की जो धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि स्वीकार किए गए हैं। और बच्चों, इन्होंने राष्ट्र को जगाया है, उसकी चेतना को वाड़ी दी है, और हिंदी काव्य को श्रृंगार रस के दलदल से निकाल कर, हर जगह श्रृंगार रस के दलदल से निकाल कर इन्होंने उसमें राष्ट्रीय भावों की पुनीत गंगा बहाने का श्रेय गुप्त जी को ही जा रहा है। बच्चों, ये सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के राष्ट्र कवि हैं। तो बच्चों, इसको आप सुन लीजिएगा ध्यान से। और ये मैथिली शरण गुप्त जी का जो जीवन परिचय है इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो अगली कविता कहानी जो लिखा है इन्होंने, पद जो लिखा है कैकेयी का अनुताप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपसे इसमें से भी परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। बच्चों, हम आपको 5 से 7 एग्जाम के समय में 5 से 6 कवियों के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी जो पद्य लिखे गए हैं, जो भी उन्होंने लिखा, उनमें से इम्पोर्टेंट निकाल के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप वहाँ से उसको उस समय तैयार। उसके पहले बच्चों, आप ये जो भी पढ़ा रहे हैं निरंतर आप लगातार सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करते रहिए, क्योंकि वो रिवाइज का टाइम रहेगा। लर्न करने का टाइम तो अभी है आपको, वो सिर्फ रिवाइज का समय रहेगा, वहाँ पर लर्न करने का समय नहीं रहेगा। रिवाइज कब होंगी बच्चों चीज़ें? जब आप इसके पहले कई बार मल्टीपल टाइम आप देखते रहेंगे। कॉपी पलटना इम्पोर्टेंट है, और अपने सब्जेक्ट से संबंधित चीज़ें निरंतर पढ़ते रहिए। तो बच्चों, आइए हम अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और यदि ये हमारे इस वीडियो से आपको तनिक भी लाभ हो रहा हो बच्चों, तो इसे लाइक भी करें, और उन बहुत दूर दराज तबकों, गरीब कोने कोने, गांव के हर कोने तक इसको पहुंचाने का प्रयास करें। मैं चाहती हूँ बच्चों, जो भी गांव के दूर दराज बच्चे और बच्चियां हैं, सबके लिए हम अपने तरफ से कुछ कर सकें। जो हमारी बुद्धि ईश्वर ने हमको दी है, जितनी समझ दी है, हम अपना 100% प्रयास करते हुए उन सब के लिए कुछ कर सकें, और उनको आगे सफल हों अच्छे अंकों से, जिससे वो प्रसन्न होंगे, तो हमें भी कहीं ना कहीं ईश्वर का आशीष मिलेगा। तो बच्चों, आइए हम यहीं से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।